नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1852 में। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आता यहाँ से है कि सेक्शन 56 को ये डिनोट करता है, ये याद रखिएगा, सेक्शन 56 को ये यहाँ से डिनोट करता है। अब पहले हम ये बताएंगे कि सेक्शन 56 क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद टू मैक्सिम है। ये टू मैक्सिम मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल है ये पार्ट। और फॉर कंडीशन फॉर एप्लीकेशन अगर आप लोग कमेंट में करते हैं तो भी मैं डाल दूंगा, फिर भी मैं डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। और इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट, चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपना मतलब एक लॉयर के लिए सुप्रीम कोर्ट गॉड है, एक एडवोकेट के लिए सुप्रीम कोर्ट गॉड है, सबके ऊपर है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे मैं कुछ गलतियां निकालूंगा, वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे, वो जब मैं केस डिस्कस करूंगा उसी समय पे आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कहाँ गलती है, कैसे वो मतलब पता नहीं ये कैसे उनसे हो गया। फिर भी केस जब डिस्कस होगा तो मैं आगे बताऊंगा। चलिए आप शुरू करते हैं सेक्शन 56 से। चलिए 56 जो ये हमें कहता है, एग्रीमेंट टू डू एक्ट इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज अ वॉइड। मतलब 56 हमें ये कह रहा है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल है नेचर से ही, वो वॉइड है। मतलब ये 56 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, 3 पार्ट्स में हमको बटा हुआ है। तो ये 3 पार्ट्स में हमको ये बता रहा है कि पहला पार्ट की एग्रीमेंट वो जो कि खुद में इम्पॉसिबल है वो वॉइड है। मतलब वो जो नहीं हो सकता वो तो इम्पॉसिबल, मतलब अगर वॉइड है मतलब इम्पॉसिबल हो ही रहा है, इसीलिए वो वॉइड है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई अगर आपको बोलता है कि मैंने ट्रेन से कुछ मैं ट्रेन से मतलब ट्रेन चला सकता हूँ, लेकिन उसको उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है, ट्रेन चलाने के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो यार वो तो इम्पॉसिबल एक्ट है ना, वो तो वॉइड एग्रीमेंट है। कि अगर आप मतलब अगर रेल मंत्री अगर उससे बात करे कि हाँ सर आप ट्रेन चला सकते हैं, तो आप हाँ बोल रहे हैं, लेकिन आपके पास राइट लाइसेंस नहीं है, आपके पास टेक्निक्स नहीं है, तो आप कैसे चलाएंगे? तो ये एग्रीमेंट यहाँ पे वॉइड हो जाएगा, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट है। और सेकेंड पार्ट हमें ये कह रहा है, एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल इन वॉइड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब क्या है कि जब काम शुरू हुआ था तब वो पॉसिबल था, ठीक है, लेकिन जब काम हो रहा था तब ये अचानक से इम्पॉसिबल हो गया। अब ये आपको थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही धीरे से समझा दे रहा हूं, बहुत ही आसान तरीके से बता दे रहा हूं। कि जैसे मान लीजिए कि आप एक उसको घर बनाने के लिए किसी एक मजदूर को दिए, वो अपना घर बनाएगा आपके लिए। अब आप घर बनाते बनाते अचानक जो इंसान बना रहा था, जो मेन था, वो डाई हो गया, मर गया। मरने की वजह से वो कॉन्टैक्ट तो रहेगा, वो कॉन्टैक्ट रहेगा, ऐसा नहीं कि वो कॉन्टैक्ट वॉइडेबल हो गया है, लेकिन क्या है ना कि वो काम इम्पॉसिबल हो गया कि अब ये घर कैसे बनेगा। अब ये घर बनेगा किसी और मिस्त्री से, मतलब आप किसी और मिस्त्री के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करिएगा, तब आप कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये आपका घर बनेगा। अब यहां ऐसे करके ये सेकंड लॉ हमारा सेकंड पॉइंट सेक्शन 56 में यही हम लोग को बता रहा है कि कैसे करके ये वो हो जाएगा। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कंपनसेशन ऑफ लॉस फॉर नॉन परफॉर्मेंस एक्ट नोन टू अ इम्पॉसिबल और लॉफुल। मतलब ये ढोंगी बाबा लोग जो बोलते हैं ना कि जिंदा इंसान को मैं, मरा हुआ इंसान को जिंदा कर दूंगा, या आपके घर में खुशियां ले आऊंगा, या आपको कुछ भी कर दूंगा, मतलब वो जो बात है ये उसे पता रहता है कि सारे वॉइडेबल है या फिर सारे इम्पॉसिबल एक्ट है। इस पर्पस से अगर आपकी कोई लॉस होती है, इस पर्पस से आपकी कोई लॉस होती है, तो ये लॉस कौन मेंटेन करेगा? ये सारे लॉस प्रॉमिसर जो है वो आपको कंपनसेट करके देना पड़ेगा उसे। मतलब अगर इससे कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ हो जाता है जिससे आपको केस कर देते हैं, तो उस कोर्ट केस के हिसाब से पूरा प्रॉमिसर को पैसे देने पड़ेंगे। अंडर सेक्शन 56 में हमने तीन लॉ पढ़े हैं, तीन पार्ट पढ़े हैं। पहला है कि एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज अ वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट फॉरवर्ड बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल इज वॉइड। और तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनसेशन कौन करेगा? मतलब पहला तो दो बता रहा है कि पहला एक ऐसा एक्ट लेना जो कि खुद में इम्पॉसिबल हो, दूसरा कि एक्ट ले लिए हैं, बीच में जाके पता चल रहा है कि नहीं अब नहीं होगा हमसे,
दूसरा ये है। और तीसरा, जैसे मान लीजिए ए और बी शादी करना चाहते थे, ए शादी करने से पहले ही पागल हो गया, तो आप उसके साथ शादी नहीं कर पाएंगे ना, मतलब बी अब उसके साथ शादी नहीं कर पाएगा। तो पहले तो सब कुछ ठीक था ना, कि मान लीजिए ये ऐसा भी हो सकता है कि शादी करने के बाद वो कैंसिल हो जाता। अब उधर हम लोग चले जाते हैं हिंदू एक्ट के तहत, डिवोर्स में चले जाएंगे, डिवोर्स में सेक्शन 13A में चले जाएंगे। चलिए वो मैं बाद में आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में, या वीडियो में आपको बता दूंगा। वो डिवोर्स हिंदू लॉ बहुत ही टेक्निकल की तरफ चला जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन अब ये मान के चलिए मोटा मोटा कि ए और बी शादी करना चाहते थे, अब अचानक से दोनों पागल हो गए, दोनों में से कोई एक पागल हो गया, ए पागल हो गया मान लीजिए। अब ए पागल हो गया तो ए बी तो उसके साथ शादी करेगा नहीं ना, तो ये पहले पॉसिबल था, बाद में इम्पॉसिबल एक्ट हो गया। और तीसरा, जो कि ये दोनों को ही सपोर्ट करता है, कि कंपनसेशन ऑफ लॉस, मतलब ये दोनों के बीच में जो लॉस होगा फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ नोन टू बी इम्पॉसिबल और लॉफुल, मतलब जो लॉ, मतलब मान लीजिए कि किसी को आप वादा किए नौकरी देने का, गवर्नमेंट जॉब देने का, और आप उसको नहीं दे पाए, उससे आप पैसा वैसे ले लिए, तो आपको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप उसको भाग गए कि नहीं यार मैं तो बोला था तुमको नहीं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल एक्ट है। आप अगर एसएससी देते हो, यूपीएससी देते हो, जहां पे भी आपको जाना हो, उस हिसाब से अगर आप जाते हो तो आपको ना मिलेगा, जॉब मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। तो हम लोग सेक्शन 56 को पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब यहां से ही ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आता है, मतलब ये सेक्शन 56 के ही तहत में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन मींस दैट एन एक्ट which was to be performed after the contact is made become impossible to perform and which promiser could not prevent, then such contact will be void। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं उसको और बेहतर तरीके से सिंपल वर्ड्स में समझाने की। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमें ये कहता है कि ऐसा कोई एक्ट जो ले लेते हैं इंसान पहले कि हाँ भाई ये एक्ट हो सकता है, ये होगा भी, लेकिन बीच में जाके अचानक से ये कैंसिल हो जाता है, बीच में जाके अचानक से इम्पॉसिबल हो जाता है, बीच में जाके किसी भी तरह से ये वॉइड हो जाता है, बीच में जाके किसी भी तरह से ये खत्म हो जाता है। इस एक्ट को ही डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। हमारे एक्ट को मतलब पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, देखिए यहां पे लिखा है विच वॉज टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम इम्पॉसिबल, माने परफॉर्म होना था, कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया था, उसके बाद प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, माने प्रोमिसर जो प्रॉमिस करता है, मतलब जो प्रॉमिस करता है वो पूरा फुलफिल नहीं कर पाता है कि भाई अब मैं ये काम करके, मैं तुम्हें ये काम करके दूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाता है, फिर सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब एन एग्रीमेंट टू डू एक्ट इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज अ वॉइड। अब हमें तो ये 56 के अंदर बताई गया है कि एग्रीमेंट जो खुद में इम्पॉसिबल है वो तो वर्ड है ही। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमें बस इतना ही कहता है कि पहले परफॉर्म, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद पता चलता है कि अब हम परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब इम्पॉसिबल हो गया, तो प्रोमिसर क्या होता है कि फेल हो जाता है, प्रोमिसर फेल होने के बाद सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोमिसर को पता नहीं था कि ये हम फेल हो जाएंगे ये एक्ट करने से, क्योंकि प्रोमिसर की इसमें कोई गलती नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई लॉ हो गया, वो बोला कि भाई ये मेडिसिन मैं तुम्हें बेचूंगा, ये मेडिसिन, मतलब प्रोमिसर करता है कि मैं ये मेडिसिन बेचूंगा, मेरे पास स्टॉक्स भी रखा है, लेकिन उसी बीच कॉन्टैक्ट होने के बाद अचानक से गवर्नमेंट का लॉ आ गया कि नहीं अब ये मेडिसिन मार्केट में नहीं बिकनी चाहिए। तो अब यहां पे क्या होगा कि आप गवर्नमेंट के हिसाब से तो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जा सकते, तो प्रोमिसर क्या कर रहा है कि बेचारा कुछ किया भी नहीं, उसकी कोई गलती भी नहीं है, उसके घर पे स्टॉक भी पड़े हुए हैं, उसका खुद अपना लॉस हुआ पड़ा है, उसके बाद भी वो मेडिसिन आपको नहीं बेच पा रहा है। क्यों? क्योंकि मेडिसिन बेचने पे रोक लगा दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू। तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब बस एकदम सिंपल सिंपल समझिए। अब ये डेफिनेशन हमारा हो गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है। अब टू मैक्सिम क्या है? मैक्सिम माने हमारा क्या आता है कि किस बेसिस पे ये खड़ा है। मतलब लोग बोलते हैं ना कि चार पैरों पे, दो पैरों पे इंसान खड़ा होता है, तो ये दो पैर जो है ना उसके, वो दो पैर है ये मैक्सिम। ये मैक्सिम समझ लीजिए कि दो पैर। अब दो पैर उसके क्या क्या है हम बता रहे हैं। लेक्सा नॉन कॉन्जिट एड इम्पोसिलिया, ये पहला है। दूसरा है इम्पोसिबिलियम नूल ऑब्लिक ईस्ट। ये मुझे पता है ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स है, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी।
आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ सुनिए, सिर्फ सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक एडवोकेट सौरभ मुखर्जी है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में फेल होने की जरूरत नहीं है। मैं अब आपको बताता हूं कि पहला जो हम पढ़े, लेक्स नॉट कॉन्जिट एड इम्पॉसिबिलिया मींस लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज व्हाट इज इम्पॉसिबल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लॉ ये बोल रहा है, पहले से ही अपना हाथ उठा देता है लॉ। मतलब हर चीज में जो है ना, लॉ का मैंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो बनाए है ना लॉ को, बहुत शानदार तरीके से बनाया है। वो हमेशा यही जानता है कि भाई मेरा हाथ उठा ले रहा है, मतलब समझ लीजिए वो लॉ हमेशा अपना हाथ उठा के रखा हुआ है कि मेरी गलती नहीं है, बाकी आपको जो समझना है समझो। मतलब मान के चलिए कि आप मर्डर किया, आपको पता है कि भाई 7 साल की जेल हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। लॉ उस चीज को इस तरह से आकार दिया हुआ है ना कि अगर कोई वकील चाह गया तो आपको इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ आपको फांसी भी लगवा सकता है। मतलब वो 10 साल 14 साल केस लड़ेगा, मतलब 10 साल आपको पहले जेल के अंदर रखेगा, उसके बाद उसको फांसी भी लगवा देगा, मतलब लड़ के। जैसे हम लोग निर्भया केस में देखे, जिसकी बहुत जरूरी थी फांसी की। मतलब सैल्यूट है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हमको ये कह रहा है, माने 2 मैक्सिम के अंदर पहला मैक्सिम हमें ये कह रहा है, लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज व्हाट इज इम्पॉसिबल। मतलब लॉ ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है जो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इन नेचर है। मतलब मान के चलिए कि ऐसा कुछ भी चीज जो कि इम्पॉसिबल है अपने ही नेचर में, मतलब वो नहीं हो सकता। मतलब कोई एक बंदा जिसको ट्रेन का नॉलेज नहीं है, ट्रेन के पायलट मतलब ड्राइवर चलाने का नॉलेज नहीं है, वो चला ही नहीं सकता। लॉ खत्म बात, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता है कि भाई हम किसी से देख के सीख लिए चला लिए, नहीं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास टेक्निक नहीं है, आप नहीं चला सकते। यही है हमारा पहला कहता है। दूसरा कहता है व्हाट इज इम्पॉसिबल डज नॉट क्रिएट ऑब्लिगेशन। मतलब जो इम्पॉसिबल है वो किसी चीज को रोक नहीं सकता, क्योंकि वो खुद में इम्पॉसिबल है। मतलब मान के चलिए कि अगर कोई चीज होती है, कोई चीज मान के चलिए हो रही है जो कि इम्पॉसिबल है, और वो खुद में अगर इम्पॉसिबल है तो वो ऑब्लिगेशन है ना, ऑब्लिगेशन लगा ही नहीं सकती। मतलब अगर मान लीजिए कि बिहार में दारू नहीं बिकती है, ब्लैक में बिकती है, उसको हम छोड़ दे रहे हैं, लीगल वे से कहते हैं कि बिहार में अगर दारू नहीं बिक रही है, दैट मीन्स दारू मिलेगा ही नहीं। दारू अगर मिलेगा नहीं तो वो तो मतलब अगर आप दारू खोजने निकलेगा तो वो इम्पॉसिबल एक्ट है, और वो इम्पॉसिबल एक्ट कोई ऑब्लिगेशन मतलब कोई आपको रोकेगा ही नहीं उस इम्पॉसिबल एक्ट को करने से, क्योंकि भाई गवर्नमेंट तो पहले ही रेडी हो गई है ना कि दारू मिलती ही नहीं है। अब किस चीज की बात हो रही है कि भाई आप दारू खोजने निकले, आपको नहीं मिला, आपको, वो सब तो बात अलग ही है ना, ऑब्लिगेशन ही हट गया, ऑब्लिगेशन ही नहीं है। तो ये 2 मैक्सिम को ये कहता है। अब 4 कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मान के चलिए बड़े बड़े जितने भी लॉ के एग्जाम होते हैं ना, वो सारे में पूछा जाता है कि ये 4 कंडीशन में से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए पहला कंडीशन हमारा बहुत ही मजेदार है। पहला कंडीशन हमें ये कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मतलब सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रक्ट, मतलब जिसको लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट बना था 2 पार्टी के बीच, वही डिस्ट्रक्ट हो गया। मतलब मान के चलिए कि वहां पे घर वाला जो आपको एग्जांपल दिए थे कि मैं घर बना के दे दूंगा, वो मर गया, तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्ट्रक्ट हो गया ना। अब नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नया मिस्त्री आएगा, नया काम करेगा। तो पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, दूसरा क्या है, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। मान लीजिए कि आपको कहीं पहुंचना था, अचानक से कर्फ्यू लग गया, अब वहां पे जाके आपको किसी को कोई सामान देना था, पहुंच के उसको कोई सामान देना था, आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि भाई मुझे वो सामान पहुंचा देना। मतलब मान के चलिए आपका कोई माल डिलीवरी के लिए गया ट्रक से, और वो रास्ते में जाम की वजह से फंस गया, मतलब कर्फ्यू लग गया हो या फिर कोई कुछ भी हो गया हो, रास्ते में फंस गया, तो उस वजह से चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, अगर चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस भी होता है तो भी ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लगेगा उस पे, कि भाई आप उसको जाके, ऐसा नहीं है कि भाई 2 दिन के लिए लेट हो गया तो आप जाके केस कर दिए कि नहीं मेरा माल 2 दिन लेट पहुंचाया है, अब मेरे को इसका कंपनसेशन चाहिए, तो फिर ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आप केस हार जाओगे। मतलब ये कंडीशन यही सिर्फ कह रहा है कि कहां अप्लाई होगा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये कहां अप्लाई होगा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो पहला हम लोग क्या पढ़े, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। दूसरा हम लोग क्या पढ़े कि चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, कि भाई कर्फ्यू लग गया, मेरा ट्रक नहीं पहुंच पाया। दूसरा नॉन अकरेंस ऑफ कंप्लीट इवेंट, मतलब
नॉन अकरेंस ऑफ कंप्लीट इवेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो इवेंट करना था वो कंप्लीट हुआ ही नहीं। मतलब ये तो नॉर्मल है, आप तो समझ पा रहे हैं ना कि जो इवेंट करना था वो कंप्लीट हुआ नहीं, तो भाई यहाँ पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लग जाएगा कि भाई इन कंप्लीट इवेंट मतलब नॉन अकरेंस जो नहीं हो, जो अकरेंस मतलब जो समान ऐसे मान लीजिए ना कि ये जो ट्रक वाला, आप लोग सेकंड पॉइंट जो पढ़े थे चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ट्रक पहुंचने वाली थी लेकिन ट्रक पहुंची नहीं, तो आगे का काम कैसे होगा? तो इसीलिए कह रहा है नॉन अकरेंस मतलब वो सामान आया नहीं ऑफ कंप्लीट इवेंट, कंप्लीट हुआ नहीं। डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टी, मतलब जो काम होने वाला था उसका डेथ हो गई, मतलब जो काम करने वाला था प्रोमिसर या प्रोमिसी का, दोनों में से किसी का डेथ हो गया। बस यही था हमारा 4 कंडीशन। पहला कंडीशन हमें क्या कह रहा है? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। दूसरा कंडीशन कह रहा है चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तीसरा कह रहा है नॉन अकरेंस ऑफ कंप्लीट इवेंट। और चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट डेथ ऑफ इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टी। ठीक है, अब हम यहां पे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट केस। इंपॉर्टेंट केस शुरू से बताते हैं तो आपको मजा आएगा, थोड़ा देखिएगा वीडियो लास्ट तक और सब्सक्राइब कर दो यार, अच्छा लगेगा। देखिए सबसे पहले ये कहते हैं ना, अगर मजा नहीं आ रहा है तो सब्सक्राइब मत करना। मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, ये मेरे को मजा आता है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट केस है पैराडाइन वर्सेस जैन 1647। दूसरा इंपॉर्टेंट केस है टेलियर वर्सेस कार्डवेल 1863। अब ये दोनों केस तो ठीक है, ये बाहर का है। सुप्रीम कोर्ट जिसके बारे में बात कर रहा था स्टार्टिंग में, उसके बारे में बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था सत्यव्रता घोष वर्सेस मुंगीराम भंगर एंड कंपनी। सत्यव्रता घोष क्या किया था कि एक घर बुक किया था कि भाई घर मतलब प्री बुकिंग किया था उसने वो, और ये मुंगीराम भंगर एंड कंपनी जो है ना, वो एक ऐसी कंपनी है जो कि घर बनाकर हमें देती है, घर बनाकर हमको देती है। तो वो प्री बुकिंग कर लिया। प्री बुकिंग करने के बाद अचानक से मुंगीराम ने जो डेट दिया था वो फेल कर गया। फेल करने का मतलब है किस लिए फेल किया? क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा था। ये केस है 1954 का। ध्यान दीजिएगा 1954 पे थोड़ा सा जोर दीजिएगा क्योंकि मैं उसी पे थोड़ा सा चर्चा करूंगा। ठीक है, अब ये केस में ये कह रहा है कि तो सत्यव्रता घोष ने क्या किया, जाकर वहां पे कोर्ट पे केस कर दिया। कोर्ट पे केस करने के बाद सत्यव्रता घोष ने, तो मुंगीराम ने जाके बोल दिया कि ये मैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर आ गया है, वर्ल्ड वॉर की वजह से मेरा लैंड गवर्नमेंट ने ले लिया है। ठीक है, इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस चार्ट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट ने ले लिया है। अब गवर्नमेंट मेरा लैंड अगर देगा नहीं तो मैं काम कैसे करूंगा? काम नहीं कर पाऊंगा तो मैं उसको मुंगीराम को सत्यव्रता को दूंगा कैसे? अब ये जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं 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 नहीं, आपको काम करके देना पड़ेगा क्योंकि ये तो जीवन भर के लिए नहीं लिया जा रहा है ना। आपको कुछ दिन बाद को वो लैंड जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो फिर वो वापस कर दिया जाएगा। अब मेरा कहना यहां पर ये है कि पहला हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था, दूसरा वर्ल्ड वॉर हमारा हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। तो यार ये डेट कहां से आ जा रहा है? तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो यहाँ पे फिर सबसे पहला रूल तो यहाँ पर ये हो जा रहा है। माने बाकायदा इसको अगर आप केस स्टडी करिएगा तो वर्ल्ड वॉर को लेके ये पूरा वो हुआ था कि वर्ल्ड वॉर आ गया जिसकी वजह से उसका लैंड गवर्नमेंट ने ले लिया कुछ दिन के लिए। लैंड लेने के बाद गवर्नमेंट बोल रही है, अब गवर्नमेंट और मुंगीराम बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट लेने की वजह से मैं उसको सत्यव्रता को दे नहीं पा रहा हूं। तो ये बात डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में कैसे है, मतलब ये केस आता ही कैसे है? इम्पॉसिबल है क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर 2 तो 1945 से लेकर 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था और 1945 से लेकर 1992 तक जो केस हुआ था वो कोल्ड वॉर हुआ था रशिया और अमेरिका के बीच में। तो हमें ये बताइए ना, रशिया और अमेरिका के बीच में हमारा इंडिया कहां से आ रहा है? चलिए ठीक है, वो इनडायरेक्ट वे से आ जाता है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा इनडायरेक्ट वे से, लेकिन डायरेक्टली इस केस से उतना मतलब नहीं है हमारा। पता नहीं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि इतना बड़ा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे कैसे दिया। इम्पॉसिबल जजमेंट है सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात हमारा यहां पर ये हो रहा है ना कि ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन बुक में दिया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूं। चलिए, थैंक यू।
एंड ऑल द बेस्ट।